समय पहले जैसा नहीं रहा है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो मेहनत के बल पर कैरियर बन जाए। अब लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करके भी गारंटी नहीं है कि बच्चे का कैरियर सफल हो पाए। ऐसे में संतान की असफलता पेरेंट को बहुत कचोटती है। हमने तो अपने बेटे से बहुत साफ कह दिया है कि पढ़ाई और कैरियर के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेहत का ख्याल पहले रखो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। और फिर आजकल एजुकेशन की कोई मायने रह गए हैं क्या? डिग्री तो साक्षर होने का सर्टिफिकेट भर रह गई है। हर कोई तो 80-90% नंबर ले आता है। क्या फ़ायदा लाखों रुपए और जवानी का सुनहरा वक्त जाया कर 40-50 हज़ार रुपये एक महीने की नौकरी, वह भी बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या मुंबई जैसे मेट्रो में करने से, जहां पूरी सैलरी मकान के महंगे किराए, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने में ही खर्च हो जाए और उस पर भी दुनिया भर की धक्का मुक्की परेशानियां झेलो। प्राइवेट कंपनियों की साहूकारी मेंटलिटी किसी से छिपी नहीं है, जो गिरगिटिया मजदूरों जैसी हमारे दिन रात कराते हैं। इसीलिए हम पढ़ाई के लिए उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते। 50-60% ले आओ, वही बहुत है। मैंने तो बेटी को बोल दिया है कि बेटा बीटेक, एमटेक, पीएचडी कुछ भी कर लो, नौकरी करने बाहर तो नहीं जाने देंगे। यही जो करना है कर लो, चाहो तो दुकान डाल लो या अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लो। कुछ पैसा हम दे देंगे, क्योंकि हमने जो भी कमाया है तुम्हारे लिए ही तो कमाया है। बाकी बैंक लोन मिल जाएगा। हमारी तो इच्छा है कि हमारे पास रहो, इकलौते हो, बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखो। वो देखा है उज्जैन वाले मौसा जी को, 8 कमरों का 2 मंजिला मकान बनाए बैठे हैं और बेटा बेटी दोनों बाहर नौकरी कर रहे हैं। घर में झाड़ू तक नहीं लगती। बुढ़ा बुढ़ी दोनों एक कमरे में पड़े रहते हैं। जिस दिन बाई ना आए उस दिन चाय भी नसीब नहीं होती, तो तरस आता है उन पर। क्या मतलब निकला औलाद होने का और उसकी लाखों की नौकरी का? नहीं भैया, हम तो तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। अब क्या बताएं, बेटी जैसे तैसे ग्रेजुएट हो पाई है। अब आगे पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं, नौकरी हम करवाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, बल्कि नौकरी उसे मिल ही नहीं रही है। गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि हमने भी कुछ प्रेशर बनाया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इसलिए बायो ले लो। जो ले तो उसने लिया, लेकिन 2 बार में भी नीट क्लियर नहीं कर पाई। अब हमारे समाज में लड़का मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल सभी को जॉब वाली लड़की चाहिए। हाउसवाइफ तो किसान टाइप के लड़के चाहते हैं, जिनके साथ वह शायद ही एडजस्ट कर पाए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना अब आसान नहीं रह गया है। दिन रात सास ससुर ननद देरों के लिए खटना पड़ता है। इससे तो अच्छा था मैथ ले लेती, बीटेक कर किसी कंपनी में लग जाती, फिर किसी कंपनी वाले लड़के से ही शादी हो जाती और चैन से पति के साथ रहती। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहानों से लबरेज ये तीनों बयान भोपाल के पेरेंट्स ने महज लीपा पोती की गरज से दिए हैं। दरअसल वे संतान की नाकामी ढकने के लिए हर मिलने जुलने वालों से यही कहते हैं, लेकिन इनके दिलों का दर्द समझना आसान नहीं। चिंता में घुलते इन लोगों के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। किसी का बेटा पढ़ने में औसत से भी गया बीता है, तो किसी के इतने कम मार्क्स हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों का प्लेसमेंट होना तो दूर की बात है, शहर का छोटा मोटा दुकानदार भी इन्हें जॉब के लिए काबिल नहीं समझता। दुख का समंदर मध्यवर्गीय परिवारों की टॉप 5 दुखों की लिस्ट बनाई जाए तो संतान का पढ़ाई में कमज़ोर होना और नौकरी न मिलना पहले और दूसरे नंबर पर मिलेंगे। उक्त बयानों को पेरेंट्स के दिल से सुने तो इनका सार कुछ यूँ बनता है। बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, हमने तो उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, 2 कोचिंगों में दाखिला दिलाया, पर 3 लाख रुपए फूकने के बाद भी वह कभी 60% से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया। हम पति पत्नी देर रात जाग जाग कर सोचा करते हैं कि उसका क्या होगा। नौकरी तो मिलने से रही, लेकिन कोई ढंग की अच्छे घर की लड़की भी नहीं मिलेगी। जिंदगी का सारा उत्साह खत्म हो गया है। पत्नी तो परमानेंटली हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई है। हमारे सारे रिश्तेदारों के बच्चे शान से बड़े शहरों में नौकरियां करते ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 50-60 हज़ार की सैलरी कम नहीं होती, जो हर साल बढ़ती ही जाती है। हमारे उतरे चेहरे देख बेटा भी गुमसुम रहने लगा है। हंसना तो वह जैसे भूल ही गया है। अब वह पहले की तरह ब्रांडेड कपड़े और जूतों की मांग नहीं करता, पार्टियों में भी नहीं जाता,
दोस्त बुलाने आते हैं तो बहाना बनाकर उन्हें टरका देता है। कई बार तो यह सोचते ही दहशत होने लगती है कि कहीं फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में आकर उल्टा सीधा कुछ न कर बैठे, फिर तो हम जीते जी मर जाएंगे। एक बार गुस्से में उससे कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई पर 12 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, तो उसने अब तक की ज़िंदगी में पहली बार पलटकर जवाब दिया था कि मुझे काट काट कर बोटियाँ बेच दो तो भी आपके एहसान के बराबर पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। मुझे भी नाकामी का भार सिर पर रखे जीना पसंद नहीं। कभी भी रेल की पटरियों पर जाकर सो जाऊंगा, तब पैसे की बाबत मुझे माफ़ कर देना। इसलिए हम उससे अब कुछ नहीं कहते। सोच रहे हैं कि कहीं दुकान ले ही लें, उससे किराने या क्रॉकरी का बिजनेस शुरू करवा देंगे। पर क्या पता यह लाट साहब वहाँ भी फेल ना हो जाए। सोचा तो यह था कि बेटे की जॉब मुंबई, नोएडा या पुणे में कहीं लग जाए तो हम भी भोपाल का मकान बेचकर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बेटे बहू नाती पोते के साथ बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाएगा। लेकिन सारा सोचा हुआ मिट्टी में दफन हो चुका है। बेटा बीटेक के फर्स्ट ईयर में ही 2 दफ़ा फेल हो चुका है। रिश्तेदार और दोस्त यार उसकी पढ़ाई व फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। झूठ बोलते बोलते जी घबराने लगा है कि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आना ही है। सोचता था बेटे की नौकरी लग जाएगी तो अपने जमा पैसों से बड़ा मकान बड़े शहर में खरीदूंगा, पर अब लगता है हालात यही रहे तो यह छोटा मकान जिसमें अभी रह रहे हैं भी बेचकर दूर कहीं सस्ता और छोटा घर लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन से जैसे तैसे गुजारा भर हो पाएगा। मैंने भी उज्जैन वाले मौसा जी की तरह ठाठ से रहने का सपना देखा था कि आने जाने वालों से शान से कहूँगा कि बेटा विदेश में फला सॉफ्टवेयर कंपनी में इतने लाख के पैकेज पर काम कर रहा है और हम बुढ़ा बुढ़ी साल भर मौज करते घूमते फिरते हैं, कभी चारों धाम तो कभी मसूरी कश्मीर तो कभी रिश्तेदारों के यहाँ। दिक्कत तो यही है कि इकलौता है, एक आध और होता शायद वह हमारे सपने पूरे करता। चिंता तो अब यह लग गई है कि अब यह क्या करेगा और हमारे बाद इसका जाने क्या होगा। अब तो सब कुछ प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया है। हाँ, हमारा गरूर कह ले या आत्मविश्वास, वह ज़रूर टूट गया है। हम किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गए हैं। बेटी की चिंता घून की तरह खाए जा रही है। शुरू से ही उसका मन पढ़ाई में नहीं था, जो 12वीं में 50% से बमुश्किल पास कर पाई। उससे नीट की उम्मीद मन बहलाने जैसी बात थी। बराबरी की हैसियत वालों में कई बार उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन ज्ञान यह प्राप्त हुआ कि शादी के बाजार में अब बेरोजगार लड़कियों की कोई पूछ नहीं रह गई है। जैसे हमारे दौर में बेरोजगार लड़का आखिरी प्रायोरिटी होता था, वैसे ही अब बेरोजगार लड़की को देहाती या उसके जैसे अर्ध शिक्षित असफल लड़के ही मिल रहे हैं। भतीजी की शादी जब डॉक्टर लड़के से हुई थी तब सोचा था इसके लिए आईएएस नहीं तो 2nd क्लास गजेटेड ऑफिसर तो मिल ही जाएगा। फिर भाई साहब को बताऊंगा कि मेरी बेटी भी उनकी बेटी से 19 नहीं। काश वह ढंग से पढ़ लेती तो आज हम गंगा जी नहा चुके होते। अब तो तगड़े दहेज का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्या यह हार है? संतान का पढ़ाई में कमज़ोर होना और नौकरी न लगना आज के दौर का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि पेरेंट्स ने इन्हें लेकर कई सपने बुने होते हैं। तगड़ा पैसा भी पढ़ाई पर खर्च किया होता है। अब अगर वही डूबता दिखे तो माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। माता पिता एक प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहे हैं, जिसमें संतान को उन्होंने चुनौती की शक्ल में एक उम्मीद के लिए उतारा है। जब नतीजे में मायूसी और निराशा हाथ लगती है तो उन्हें महसूस होता है कि किसी ने बहुत ऊंची चट्टान से उठाकर उन्हें नीचे पटक दिया है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। भोपाल के एक सरकारी कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर का बेटा 12वीं भी पास नहीं कर पा रहा, जबकि उनके पढ़ाए हजारों छात्र अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। 2 साल से ये प्रोफेसर साहब उदास हैं। उन्हें अपनी डिग्रियां और उपलब्धियां भार लगने लगी हैं। पत्नी की 4 साल पहले हुई मौत के बाद उन्हें बेटे से बड़ी उम्मीदें थी, पर वह नहीं पढ़ पाया तो प्रोफेसर साहब
और साथ में डूब चले हैं कि जब अपने ही बेटे को कुछ नहीं बना पाए तो ये प्रोफेसरी किस काम की। वे कहते हैं मेरे रिटायरमेंट का 1 साल बचा है। कभी कभी सोचता हूँ कि इसी 1 साल में मौत आ जाए तो बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी और वह चपरासी बन जाएगा। मेरा एक मुश्त 50-60 लाख रुपए बेटे को मिलेगा तो वह जिंदगी अपने ढंग से जी लेगा। प्रोफेसर साहब की मानसिकता सहज समझी जा सकती है, लेकिन उनके दुख दर्द को कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 1 करोड़ रुपए को लेकर वे रोज़ एक नया प्लान बनाते हैं कि इससे 2 फ्लैट ले लूँगा तो उनसे मिलने वाले किराए से बेटे की गुजर हो जाएगी। कभी वे ट्रैवल एजेंसी खोलने के फ़ायदे गिनने लगते हैं तो कभी गल्ले के थोक व्यापार के बारे में सोचने लगते हैं। वे बताते हैं हमने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पाला है। उम्मीद थी कि प्रोफेसर का बेटा है इसलिए खूब पढ़ेगा और अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा। फिर मैं सिलेबस की किताबें लिखने का अपना शौक़ पूरा करूँगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। परिवार और समाज की बनावट का यह वह दौर है जिसमें पिछली पीढ़ी अपनी ज़िंदगी जी चुकी है और चाहती है कि उनकी संतान भी उनके या उनसे ऊंचे मुकाम तक पहुँचे। लेकिन अब सभी मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है तो इनके ऊपर दोहरा भार खुद को और संतान को भी संभाले रखने का है। खुद के दुख दर्द को ये भूल नहीं सकते और संतान के दूर कर नहीं सकते। इससे दुख दर्द बढ़ ही रहे हैं। संतान पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर क्यों निकली, इसके कोई माने नहीं हैं। माने इस बात के हैं कि अब क्या करें, कैसे और कब तक खुद को झूठी तसल्ली दें, कब तक आंसुओं को आंख से गिरने से रोकें। जब नींद की गोलियां खाने के बाद भी चिंता और तनाव में नींद न लगे तो क्या करें। खाना खाते खाते अगर यह चिंता कहीं से आकर जकड़ ले तो निवाला गले से नीचे कैसे उतारें। लोगों को क्या मुंह दिखाए कि हमारी औलाद कमज़ोर, बेरोजगार और अर्ध शिक्षित निकली तो हमें ताने तो मत मारो। और भी बहुत कुछ है जिसका कोई हल नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।